नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अंकित जी। देश में लोकतंत्र को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। लोकतंत्र है या नहीं है, इसको लेकर वार पलटवार का दौर भी जारी है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता गई। कांग्रेस और विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार और भाजपा की रणनीति थी कि ऐसा किया जाए। सजा कोर्ट ने दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था एक समुदाय के ऊपर, कोर्ट से सजा मिली। कानून पहले से जो चला आ रहा था उसके मुताबिक उनकी सदस्यता गई। मोदी सरकार कहां से आ गई और लोकतंत्र कहां से खतरे में आ गया सर? देखिए, लोकतंत्र खतरे में नहीं है क्योंकि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार शासन कर रही है। और आप देखिए कि जो हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं, हर संवैधानिक संस्था हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे जांच एजेंसियां हो, चाहे हमारे बैंकिंग संस्थान हो, जो भी संस्थान हैं, सब काम कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। और जो देश लोकतंत्र की जननी के रूप में देखा जाता हो, माना जाता हो, वो कहाँ से वहाँ पे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? तो पहली बात तो ये कि लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। हाँ, कांग्रेस के नेताओं के जो क्रियाकलाप हैं उससे कांग्रेस जरूर सिमटती जा रही है, खत्म होती जा रही है। ये एक वास्तविकता है, भले इसको कांग्रेस के लोग स्वीकार करें ना करें। जहाँ तक आपने बात करी राहुल गांधी की, जो सूरत कोर्ट का फैसला आया, तो हमको देखना होगा कि कांग्रेस के नेता लगातार इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया और जो राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, संसद में राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने के लिए ये फैसला किया गया। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि ये फैसला मोदी सरकार ने नहीं किया है, सूरत की कोर्ट ने किया है। सूरत की कोर्ट ने कब किया है? सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को मौका दिया था कि आप अपना अपराध स्वीकार करेंगे या फिर आप माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने अपराध स्वीकार किया। ये सज़ा अपराध स्वीकार करने पर मिली है, इस बात को सबको ध्यान रखना चाहिए। और अब कोर्ट ने जो कहा, देखिए, नेता जो कह रहे हैं उसको तो मीडिया सब दिखा रहा है, लेकिन हमको देखना चाहिए कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि आपने 2018 में जो उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, तो वो जो मामला जो सुप्रीम कोर्ट में गया था उसका हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा है कि आपने ये पहले भी इस तरीके की बात करी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको आगाह किया था कि आपको सतर्क रहना है बोलने के लिए, लेकिन आप नहीं बोले, नहीं माने। और आपने देखिए कोर्ट ने क्या कहा है, सूरत की कोर्ट ने, कि आपने जो भाषण दिया था कर्नाटक में, जिस पर ये मामला अदालत तक पहुंचा, तो वहाँ पर आपने अंबानी, अडानी या बाकी जिन जिन का नाम लिया, आप वहीं पर रुक सकते थे, लेकिन आपने मोदी उपनाम ले लिया। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक उपनाम को एक पूरे समाज को निशाने पर लेंगे तो गुस्सा आएगा ही, कोई भी गुस्सा आएगा। मैं उदाहरण के साथ बात करता हूं। आपका नाम है अंकित सिंह। अब मैं अगर बोलूं कि अंकित सिंह जी, जितने भी जो सिंह हैं वो बहुत अच्छे लोग नहीं होते हैं, या मैं बोलूं मेरा नाम नीरज कुमार दुबे, की जो दुबे लोग होते हैं वो उनका बस वो ऐसे ही होते हैं, वो झूठे लोग होते हैं। बिल्कुल। तो ये पूरे समुदाय को नहीं बोल सकते हम, है ना, पूरे। और दूसरी बात क्या होता है कि अब आपका नाम है अंकित सिंह, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं कि किस तरीके से विपक्ष के लोग उनको सीधा निशाना पर लेते हैं। तो सीधे निशाने पर जब भी लेते हैं तो प्रधानमंत्री कभी पलटवार नहीं करते। वो कहते हैं आप मुझे गाली दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसका आदी हो चुका हूं। लेकिन जब आप उपनाम पर, और जब आपका जो ये आपका उपनाम है, आप अपने एक परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो आपके परिवार उस देश में रहते हैं जहां पहले उपनाम पूछ ली जाती है कि आप दुबे हैं, आप सिंह साहब हैं, जी, अच्छा आप ठाकुर हैं, जी। और क्योंकि उपनाम जो है, आप कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं, आपका वो क्षेत्र क्या है, ये सब कई सारे आधार हैं हमारे देश में जिसके तहत उपनाम होता है। और आप देखिए कि उपनाम आदमी अपने नाम के आगे से लगाता है कि वो अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, वो उस खानदान का तो आप उस किसी के खानदान को अगर निशाना बनाओगे, आप उस समाज को निशाना बनाओगे, तो जाहिर सी बात है स्वाभाविक रूप से गुस्सा आएगा, आप अदालत जाएंगे। हमने देखा कि जैसा हमने अभी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री पर जब भी हमला होता है प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते, लेकिन पवन खेड़ा ने जब प्रधानमंत्री के स्वर्गीय पिताजी पर जब हमला बोला
तब मामला अदालत गया। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज में कोई भी व्यक्ति, आप मुझे कुछ भी आलोचना कीजिए, गाली दीजिए तो शायद मैं स्वीकार कर लूंगा। आप मुझे मेरे पिताजी के खिलाफ बोलेंगे, आप मेरे समाज के खिलाफ बोलेंगे, तो मैं न्यायालय की मदद मांगूंगा ही कि उन्होंने मानहानि की है, मुझे पीड़ा पहुंची इनके बयान से। तो अदालत में जब मामला गया, आपने वहां पर अपना अपराध स्वीकारा है, अपराध स्वीकारने पे सजा मिली है, और आपके पास ये समय था कि आप अदालत में जाइए, उसको उच्च न्यायालय में या आगे जो भी संबंधित अदालतें हैं वहां पर चुनौती दीजिए। आपने ऐसा नहीं किया। वो आपने किस रणनीति के तहत नहीं किया वो आप ही जानते हैं। यहाँ बनता है सर कि अदालत ने कहा था कि आप उच्च कोर्ट में जा सकते हैं, कांग्रेस के पास वकीलों की फौज है, क्या रणनीति होगी जिसकी वजह से लगभग 24 घंटे होने को थे लेकिन कांग्रेस की तरफ से याचिका दायर नहीं की गई थी। दूसरा सवाल जो कांग्रेस बार बार पूछ रही है और इसलिए आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार ने ये किया है क्योंकि जज को बार बार बदला गया, साथ ही साथ जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी इसमें वो दी गई है, तो इसलिए कांग्रेस सवाल उठा रही है। नहीं, देखिए, जजों का जो तबादला है वो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कोर्ट में हुआ हो। जजों का तबादला होता रहता है और वो उसकी भी एक प्रक्रिया है, और सिर्फ सरकार के ऊपर नहीं निर्भर होता जजों का तबादला कर देना, किसी जज को नियुक्ति करने का। हमको पता है कि न्यायिक नियुक्तियों की क्या प्रक्रिया होती है हमारे यहाँ पर। तो ये आप इस तरीके के आंदोलन करके अदालती आदेश के खिलाफ, अदालती आदेशों पर सवाल उठा के आप हमारी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है उसकी जो छवि है उस पर सवाल उठा रहे हैं आप। और अगर आम आदमी, मैं सीधा सवाल करता हूं कि आम आदमी को अगर कोई नोटिस मिलता है जांच एजेंसी से या किसी पुलिस वाले से, तो आम आदमी पुलिस वाले के पास भी जाता है, जांच एजेंसी के पास भी जाता है। अगर उसको उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर होता है, उसको सजा होती है तो वो सजा भी भुगतता है, सरेंडर भी करता है। तो जब आम आदमी सब नियमों का पालन करता है तो वीआईपी को क्यों छूट मिलनी चाहिए? और यही जो कानून आज राहुल गांधी पर लगा है, ऐसे ही अगर हम पिछला इतिहास उठाकर देखें तो बताया जा रहा है कि कई सारे सांसद और विधायक हैं। अभी हमने हाल में देखा कि आजम खान की सदस्यता गई, और उनके अभी बीजेपी के एमएलए थे, सैनी थे कोई, उनकी सदस्यता गई यूपी में। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें जब सदस्यता गई है, सजा सुनाई जाने के साथ ही, जब ये कानून 2013-14 जब कोर्ट का फैसला आया था उस दरमियान भी कई लोगों की सदस्यता गई है जी, और उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी जी। तो जब और लोगों की सदस्यता जा सकती है तो राहुल गांधी कानून से ऊपर नहीं है, ये बात कांग्रेस को समझना होगा। कानून अगर एक्स पर लागू होता है, वाई पर लागू होता है, तो आर फॉर राहुल पर भी लागू होता है। तो ये बात सबको समझनी चाहिए, कोई कानून से ऊपर नहीं है। सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाया है क्योंकि राहुल गांधी ने अपराध स्वीकार किया। तो मैं फिर से बात कह रहा हूं अपने दर्शकों के लिए, अपराध स्वीकार करने पर सजा हुई है, तो इसमें कहां से लोकतंत्र की हत्या हो गई, कहां से उनकी आवाज दबाने का प्रयास हो गया। अब देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में जो कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो उसको इस तरीके से प्रचारित किया जाता है कि मुझे सहानुभूति मिले, लोग मेरे साथ खड़े हों, लेकिन पब्लिक जो है वो सब जानती है। ये हमने देखा है लगातार चुनाव में। है कांग्रेस ने उस पे बात अधूरा रह गया था कि कांग्रेस ने आखिरकार उच्च न्यायालय अब तक ऊपरी अदालत जाना जरूरी क्यों नहीं समझा इस मामले को लेकर। कोर्ट ने समय भी दिया था और उनके पास समय भी था। देखिए, उसमें कई बार ये भी होता है कि पार्टी की अपनी रणनीति क्या है, कांग्रेस किस रणनीति पर काम कर रही है। सहानुभूति वाला मामला बोल रहे हैं वो है, सहानुभूति वाला मामला है, लेकिन वो क्या, अगर मान लीजिए कांग्रेस को सहानुभूति मिल भी जाती है तो राहुल गांधी तो अगर पद नहीं ले पाएंगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। अब राहुल गांधी को चाहिए पद, तो उसके लिए तो उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, सजा पे स्थगन लगवाना पड़ेगा, लोकसभा अध्यक्ष से भी वो अपील कर सकते हैं, देखना होगा। अब इसमें ये भी है कि जो हमारे विधि के जानकार लोग हैं उनकी भी अलग अलग राय है। क्या कांग्रेस के लोग जाते हैं न्यायालय में जल्द ही, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद कर्नाटक में, क्योंकि चुनाव है और कर्नाटक एक महत्वपूर्ण राज्य है, दक्षिण में बीजेपी का वो प्रवेश द्वार माना जाता है। कांग्रेस का प्रयास है कि कर्नाटक, और हमने देखा कि सबसे पहले उन्होंने वहाँ पे उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। तो कर्नाटक को लेकर कांग्रेस मेहनत कर रही है, तो चाहेगी कि किसी तरीके से वहाँ पर जो कांग्रेस के पक्ष में सहानुभूति हो, और कांग्रेस का शासन वहाँ पे रहा भी है तो पार्टी का वहाँ पर कर्नाटक में आधार है भी। तो ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी कर्नाटक के लिए अपनी जो ये सजा है इसको चुनौती नहीं देते हैं। हालांकि 30 दिन का ही समय है,
लेकिन फिर भी अगर हम देखें क्योंकि ये बहुत बड़ी सजा हो जाएगी, 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ना, उनका राजनीतिक करियर दांव पर लग सकता है, इसलिए जाना चाहिए कि उनको वो चुनौती देंगे। बिल्कुल, लेकिन वो सहानुभूति वर्सेस ओबीसी, जी बीजेपी कह रही है ना कि ओबीसी का अपमान हुआ, ओबीसी की मंत्रियों की बैठक भी हुई, इसको लेकर एक प्लान भी बनाया गया है कि घर घर और गांव गांव तक भाजपा के नेता जाएंगे, ओबीसी के नेता जाएंगे और ये बताएंगे कि राहुल गांधी ने कैसे ओबीसी का अपमान किया है। जी, ओबीसी वर्सेस सहानुभूति लहर, क्या जो इंदिरा गांधी के समय मिला था गांधी परिवार को, क्या वैसा हो सकता है? नहीं, देखिए आपको क्या है कि जो इंदिरा जी के ज़माने में जो चीज़ें थी आज वैसी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि कांग्रेस का आधार उतना नहीं बचा है, पार्टी संगठन स्तर पर कमज़ोर हो चुकी है। जो बड़े राज्य हैं, अगर हम बात करते हैं बिहार की, उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और बिहार जब तक वहाँ पर कांग्रेस दोबारा नहीं खड़ी होती तब तक उसका सत्ता में आ पाना बहुत मुश्किल है। या तो वो ऐसे गठबंधन कर ले कि, और गठबंधन किनसे करे, जिनसे गठबंधन करती है वो भी पिछड़ जाते हैं, गठबंधन करके भी देख लिया। तो ये एक बड़ी दिक्कत है कांग्रेस के लिए। तो मुझे लगता है कि ये सहानुभूति की जब बात कर रहे हैं, उनके कार्यालय के आसपास तो सहानुभूति दिख रही है कि वहाँ पे लोग कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा तो ये सहानुभूति नहीं दिखती। चुनाव के समय में वहाँ पर मुद्दे क्या हैं, और अब देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले बीजेपी के पास भी तो कुछ ना कुछ रणनीति होगी कि हमको एक तो अपने जो अधूरे बचे काम हैं वो पूरे करके दिखाएंगे तब तक, उसके बाद उस समय क्या राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, क्या हम देख रहे हैं कि किस तरीके से विश्व इस समय चुनौतियों से जूझ रहा है, उस समय क्या और चुनौतियां आती हैं, उसके आधार पर भी जनता निर्णय लेगी। देखना, पीओके की हम बात करते हैं, कई बार हम पीओके वाले भी वहाँ से मांग कर रहे हैं कि हमको भारत में मिला लिया जाए, तो क्या पीओके भारत के पास आ जाता है, या ऐसे बहुत ये सब ये सोशल मीडिया पर चलने वाली चीज़ें हैं। तो मैं उसका कोई अपनी तरफ से उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर चलता है वो बता रहा हूँ। तो पता नहीं क्या होगा, अभी 1 साल का समय बाकी है, तो हम अभी से निर्णय नहीं ले सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि इस साल जो भी 6-7 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें कौन आगे बढ़ता है, कैसी राजनीतिक परिस्थितियां रहती हैं, वो साल के अंत तक कुछ हद तक तस्वीर साफ होगी। बिल्कुल। लेकिन हम जहां तक बात कर रहे हैं ओबीसी का, आपने सवाल उठाया, तो निश्चित रूप से अगर आप बार बार कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, माफ़ी क्यों, किस बात के लिए नहीं मांग रहे हैं आप? क्योंकि आपने कहा था सारे मोदी चोर हैं, तो सारे मोदी चोर हैं के लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, आप ये बार बार दोहरा रहे हैं, तो बार बार ओबीसी का अपमान कर रहे हैं। तो ये मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी। हाँ, ये तो खैर उनका एक पॉलिटिकल डायलॉग है, लेकिन जो अपराध है, अपराध ये है कि सारे मोदी चोर हैं उन्होंने कहा, उसके लिए वो कहते हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो जितनी बार वो कह रहे हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, उतनी बार वो ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, और इस अपमान के जानकारी है जो ओबीसी समुदाय को होनी ही चाहिए कि किस तरीके से आपका अपमान किया जा रहा है। तो मुझे लगता है बीजेपी अगर ऐसा कोई आंदोलन चला रही है या ओबीसी समुदाय के बीच जाने का प्लान बना रही है तो उसको करना चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, वो अपने उस बयान की सारे मोदी चोर हैं उसके लिए बार बार कह रहे हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। लेकिन विपक्षी एकता तो हो गई ना, जो 2 दिन पहले तृणमूल कांग्रेस कह रही थी कि कांग्रेस बिग बॉस ना समझे खुद को, गैर कांग्रेसी गठबंधन की कवायद शुरू हो गई थी, वो सब एक तो हो गए ना, मौका तो मिल गया एक होने का। जी देखिए, अभी सारे एक हो गए हैं, और हमने देखा कि किस तरीके से हमने राष्ट्रपति चुनाव में देखा, उपराष्ट्रपति चुनाव में देखा, जब कुछ घटनाक्रम होने वाला होता है तो सारे एक साथ होते हैं। जैसे ही बात आती है सीटों के बंटवारे की, क्योंकि जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं सबके खिलाफ कोई ना कोई केस है, कोई ना कोई भ्रष्टाचार का मामला है, ये सारे के सारे अपने स्वार्थ के लिए सारे इकट्ठे होते हैं। अब जैसे ही सीटों के बंटवारे की बात आती है, मुझको लगता है कि मुझे कम मिल रहा है, अगर मुझे कम मिल रहा है तो मैं फिर बाहर चला जाऊंगा। तो ये चीज़ हम बार बार देख चुके हैं। तो ये आज अगर 14 पार्टियां वहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, जिसमें मैं देख रहा था जेडीयू भी है, लेकिन जेडीयू ने सीधा तो राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कुछ नहीं बोला है। ललन सिंह ने बोला, लेकिन सबकी निगाहें नीतीश कुमार चुप हैं, वो तो उनके तेज प्रताप ने बोला, तेजस्वी चुप हैं। हाँ, तो ये जो आप दोहरे मापदंड हैं। अब आप देखिए कि जो दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की लड़ाई है, लेकिन कुछ मुद्दों पर जहां पर जब ये भिड़ते हैं तो आपस में हो जाते हैं। तो जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो काम जनता नहीं कर पाती है वो काम ईडी या और अन्य एजेंसियां कर देती हैं, कि इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आती हैं। तो मुझे लगता है कि जनता भी सब देख रही है। और देखिए, ये जो युग है वो युग इस बात का है कि स्पष्ट बहुमत की सरकार चाहिए,
और स्पष्ट बहुमत की सरकार कौन दे सकता है, नेतृत्व कहाँ पर स्पष्ट है। अगर आज विपक्ष अपना नेतृत्व स्पष्ट कर ले, जो कि नहीं हो सकता है स्पष्ट अब इनका, तो अगर नेतृत्व स्पष्ट कर ले तो बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन वो पहले अपना नेतृत्व तो स्पष्ट करें। बिल्कुल। लेकिन सर एक सवाल और है, मोदी हटाओ देश बचाओ, दिल्ली में पोस्टर क्या लगे, इसके बाद से राजनीतिक बवाल भी ज़बरदस्त तरीके से हुआ, एफआईआर भी दर्ज हुए एक पार्टी के कार्यकर्ता पर। उस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ होगा तो देश का यही हाल होगा। सर किस स्तर की राजनीति हो रही है, और लोकतंत्र में पोस्टर लगाना जायज़ है, लेकिन उन पोस्टर्स पे अगर आप किसी पार्टी के लिए लगा रहे हैं तो उस पार्टी का नाम तो लिखा होना चाहिए। बिल्कुल। जहां प्रिंट हुआ है, ये नियम बने हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जहां प्रिंट हुआ है उस प्रिंटर का नाम तो होना चाहिए। आप पर्दे के पीछे से क्यों कर रहे हैं, आप पर्दे के आगे आके करिए। जी, इसी को बोलते हैं कि राजनीतिक रूप से जो डरपोक लोग होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। आपने नारा दिया, लेकिन डरपोक मोदी को कहा जा रहा है, उन्होंने दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करवाए हैं। नहीं देखिए, अब आपने नारा दिया कि जो भी नारा दिया, उन्होंने नारा देने में कोई बुराई नहीं है, किसी सत्ता को उखाड़ फेंकने में का आह्वान करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं आपको ये देखना चाहिए। हम देख रहे हैं कि देश में हम G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, और जो कई सारी बैठकें हैं देश के विभिन्न भागों में हो रही हैं। केंद्र सरकार बजट जारी कर रही है, दिल्ली सरकार बजट जारी कर रही है कि दिल्ली को सुंदर बनाया जाए, एकदम जो हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं वो देखें तो उनको लगे कि हाँ भारत की राजधानी है, या भारत के जो अन्य शहर हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत अच्छे तरीके से सजे हुए मिले हमको कहीं कोई प्रदूषण नहीं मिला, हमको बहुत साफ़ सुथरा वहाँ पे सब कुछ मिला। हम कर क्या रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हमारे तो सब पोस्टर है। हमने अगर पेंट कराया तो उसके ऊपर आज पोस्टर है। तो ये आप एक तो और दूसरा क्या होता है कि कुछ जो सरकारी संपत्ति होती है वहाँ पर आप पोस्टरबाजी नहीं कर सकते, राजनीतिक पोस्टरबाजी नहीं कर सकते हैं। तो ये नियम पहले से है, कोई मोदी जी ने नहीं बनाया है। और अगर आप जब विदेशी मेहमान आ रहे हैं, भारत सरकार का एक प्रयास चल रहा है कि विदेशों में भारत की छवि प्रबल हो, ठीक उसी समय आप प्रयास कर रहे हैं कि जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनको हम बताएं कि हम तो मोदी हटाओ अभियान चला रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकली आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन आप उसमें नाम तो दे दीजिए अपना कि भाई निवेदक ये, या जो भी आह्वान कर रहा है वो ये नाम है। और आपने प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं दिया, कल को आतंकवादी आएंगे वो भी पोस्टर लगा जाएंगे, अगर नाम नहीं देना तो मोदी हटाओ। तो अलगाववादी आएंगे वो पोस्टर लगा जाएंगे, कुछ और पोस्टर लगा जाएंगे, ये खालिस्तानी पोस्टर हम देखते हैं लगते रहते हैं। तो इस तरीके की पोस्टरबाजी पर नियमों के तहत नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी ही। और पुलिस अगर एफआईआर नहीं करेगी तब भी आप सवाल उठाएंगे, अब एफआईआर कर दी है तो भी सवाल उठाएंगे। तो अब देखिए कि ये राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन देश संविधान से चलेगा, देश कानून से चलेगा, और वो चलना ही चाहिए। इस बात को सबको समझना होगा। बिल्कुल। तो इस सप्ताह वैसे तो मुद्दे कई थे, अमृतपाल भी उसमें एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन समय की बाध्यता होती है, इसलिए आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।